दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका मित्र आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स पार्ट 25 के साथ फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूं। इसके पहले भी मैंने सीरीज़ कराई हैं और कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो आप जाएँ और एक बार उसको गो थ्रू करें, तो आपको पता चलेगा कि आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस ब्रीफली रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे क्वेश्चंस ऑफ द डे होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो बारी बारी से मैं पढ़ देता हूँ। प्रकाश की सबसे लंबी मानव नेत्र को दिखाई देने वाली तरंगदैर्घ्य लगभग 700 mm है। बी कह रहा है कि प्रकाश की सबसे छोटी मानव नेत्र को दिखाई देने वाली तरंगदैर्घ्य लगभग 400 mm है। सी बता रहा है गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों की तुलना में लंबी होती है। और डी बता रहा है टेलीस्कोप का निकट वस्तुओं का अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को इसकी विभेदन क्षमता कहा जाता है। तो देखिए, एक छोटे से इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो हमारी विजुअल रेंज होती है, दृश्य किरणों की जो हमारी विजुअल रेंज होती है, वो होती है 380 से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, नैनोमीटर तक होती है। एक्चुअली ये मिलीमीटर नहीं है, ये आपका नैनोमीटर है। ये आपका नैनोमीटर है। तो देखिए, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। हमको बताना था इसमें से सही नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी हमारा गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि पूछा कि इनमें से क्या सही नहीं है। देखिए, जो गामा किरणें होती हैं वो एक्स किरणों की तुलना में लंबी नहीं होती हैं। जब हम तरंगदैर्घ्य का क्रम देखते हैं तो सबसे नीचे गामा किरणें आती हैं, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि अवतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है तो वस्तु कहाँ पर रखी जाती है? तो देखिए, वो वस्तु रखी जाएगी दर्पण के ध्रुव मतलब पोल और मुख्य केंद्र के मध्य में। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तापमान में वृद्धि के साथ हवा में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी दिया है हवा में ध्वनि की गति दबाव से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी दिया है नमी बढ़ने के कारण हवा में ध्वनि की गति कम हो जाती है। और ऑप्शन डी दिया है हवा में ध्वनि की गति आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर हम कर लें तो जो हमारी ध्वनि की गति होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। तो पहला हमारा ऑप्शन जो है सही है। अगला देखते हैं कि हवा में ध्वनि की गति दबाव से स्वतंत्र है, तो बिल्कुल सही बात है, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए तीसरा देखते हैं, नमी बढ़ने पर हवा में ध्वनि की गति कम हो जाती है। देखिए, यही हमारा उत्तर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, जब नमी बढ़ेगी मतलब कि उसमें जल वाष्प की मात्रा आएगी, और जब जल वाष्प की मात्रा आती है तो हमारी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। लेकिन ऑप्शन डी भी आप देख लीजिए और अपने दिमाग में रखिएगा कि जो ध्वनि की गति होती है आयाम और आवृत्ति में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। तो हमारा इसका सही आंसर है सी, क्योंकि देखिए प्रश्न में पूछा है कि क्या सही नहीं है। आप ये ज़रूर देखिएगा कि प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है। एक्चुअली होता क्या है मित्रों कि हम लोग जल्दी से प्रश्नों को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में वह पहले से सेट होता है कि क्या है, जबकि प्रश्न में पूछ रहा है क्या नहीं है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इसमें पहला कथन बोल रहा है कि यदि मैजेंटा और पीले रंग के सर्कल प्रतिच्छेद होते हैं तो जो एरिया बनता है उनका इंटरसेक्शन एरिया वो लाल रंग का होगा। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है यदि सियान और मैजेंटा रंग के सर्कल प्रतिच्छेद होते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र नीले रंग का होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सत्य है।
जब मेजेंटा कलर और पीले कलर को जब हम मिक्स करेंगे तो जो उनका इंटरसेक्शन एरिया है वो लाल रंग का होगा। और इसी प्रकार से जब सियान और मेजेंटा रंग को हम इंटरसेक्ट करेंगे तो जो उनका इंटरसेक्शन एरिया होगा वो नीले रंग का होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छोटी लंबाई की एक बांसुरी कम आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करती है। स्टेटमेंट 2 है, ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। अब देखिए हमको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। सबसे पहली बात आप देख लीजिए, मैं आपको एक इक्वेशन बता देता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/L × d और रूट में T/π/ρ। देखिए आपका जो d है, ये d आपका होता है डायामीटर, जिसको हम कहते हैं व्यास, ठीक है। जो हमारा रो है उसको हम कहते हैं डेंसिटी, घनत्व, और जो हमारा टी है उस टी को हम कहते हैं टाइम। तो देखिए फार्मूले में आपको पता चल गया है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी घटेगी और लंबाई घटेगी तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, छोटी लंबाई की एक बांसुरी कम आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करेगी, गलत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर लेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आवृत्ति ज़्यादा होगी। ध्वनि तरंग, स्टेटमेंट 2 देखिए क्या कह रहा है कि ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है। देखिए जब ध्वनि चट्टानों में यात्रा करती है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में यात्रा करती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा न तो 1 ना ही 2, ठीक है। इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग तरल समाधानों को सरगर्मी के लिए किया जाता है, क्योंकि देखिए जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं कि मतलब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी वो उत्पन्न करती हैं कि ईजिली जो है हमारा जो केमिकल होता है वो मिक्स हो जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे दूध, अगर हम दूध की बात करें तो दूध एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, मतलब मिल्क एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें आपको पार्टिकल्स नज़र नहीं आते हैं। आप अगर मैं ये कहूँ कि दूध के अंदर जो जो प्रोडक्ट है आप अलग कर दो तो नहीं अलग कर सकते हो। जैसे कि एक होता है आपका नमक और पानी का घोल, तो नमक और पानी के घोल में से आप नमक को तो अलग कर दोगे, पानी को अलग कर दोगे अगर आप पानी को उबालोगे, लेकिन आप दूध को उबालिए या ठंडा करिए आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ होता है अल्ट्रासोनिक तरंगों के साथ, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा, सजातीय समाधान का उत्पादन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश की प्रकृति के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या होता है। तो देखिए अगर हम अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो 1921 में उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। 1921 में उन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसके बारे में मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है। तो इसके पहले हम ये मानते थे कि जो हमारा प्रकाश है सिर्फ और सिर्फ तरंग के रूप में ट्रेवल करता है, क्योंकि जो हमारी घटना है जैसे कि हम अपवर्तन की बात कर लें या परावर्तन की बात कर लें या हम विवर्तन की बात कर लें, ये उसके तरंग प्रकृति को दिखाता है। लेकिन जब हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो ये उसके कण प्रकृति के बारे में भी बताता है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, कि इसका डुअल नेचर होता है, तरंग की तरह भी बिहेव करता है और कण की तरह भी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है। देखिए सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए, खुद ब खुद आप इसका उत्तर दे देंगे। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब आप स्टेटमेंट देख लीजिए और खुद बता देंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है, आवेशों के उत्पाद के विपरीत आनुपातिक। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एकदम सही बात है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सी देख लीजिए, सीधे आवेशों के बीच के दूरी के घन के अनुपाती। तो घन तो देखिए यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर स्क्वायर है।
तो यहाँ पर सीधे सीधे आ रहा है F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रकाश का उत्पादन करने के लिए CFL पारावाष्प और फास्फोरस का उपयोग करता है, जबकि एक LED लैंप अर्धचालक, जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, पदार्थ का उपयोग करता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। CFL का औसत जीवन काल LED की तुलना में अधिक लंबा होता है। ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। और तीसरा देखते हैं, एक CFL LED लैंप की तुलना में कम ऊर्जा कुशल है। तीसरा भी सही है। देखिए, जो CFL होता है उसकी जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 8000 घंटे, 8000 आवर्स। जो LED होता है, LED का जो टाइम स्पैन होता है वो होता है 25,000 आवर्स, 25,000 घंटे। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला और तीसरा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। टेप रिकॉर्डर और अन्य साउंड सिस्टम पर मुद्रित डॉल्बी बी या डॉल्बी सी शब्द का प्रयोग होता है। ये क्या करता है? तो देखिए, जो डॉल्बी बी या डॉल्बी सी होता है, जैसे आप कभी जाते होंगे तो देखते होंगे कि डिजिटल साउंड क्वालिटी, डिजिटल पिक्चर क्वालिटी, जब भी इस तरीके से आपसे बात की जाए तो उसमें हम नॉइज़ रिडक्शन की बात करते हैं। देखिए, जितना ही ज़्यादा आप मतलब जैसे जैसे नॉइज़ कम होते जाती है, वो हमारा साउंड जो होता है उसकी क्लैरिटी अच्छी होती जाती है, जो हमारी पिक्चर होती है उसकी क्लैरिटी अच्छी होती जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, ध्वनि न्यूनतम परिपथ, ठीक है। मतलब साउंड रिडक्शन, मतलब नॉइज़ रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा नॉइज़ रिडक्शन। ये आपका हो गया नॉइज़ रिडक्शन। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्सरे के मामले में निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? देखिए, जो आपकी एक्सरे होती है, ठीक है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसलिए न तो उसमें हस्तक्षेप होगा, न उसमें विवर्तन होगा और न ही ध्रुवीकरण होगा। तो उपर्युक्त सभी सत्य होंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि अल्फा, बीटा और गामा किरणें समान गति की होती हैं तो इसमें सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी है? देखिए, यदि अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें समान गति की हैं तो इसमें सबकी तरंगदैर्घ्य समान होगी, ठीक है, सबकी तरंगदैर्घ्य समान होगी। देखिए, एक फॉर्मूला होता है लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p। h हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम मोमेंटम की वैल्यू रखते हैं तो सबके लिए जो लैम्ब्डा की वैल्यू आएगी, मतलब तरंगदैर्घ्य की वैल्यू आएगी, वो समान आएगी। तो चलिए, हाँ, ये जो h की वैल्यू होती है आप चाहें तो नोट कर लें, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। कई बार प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, आप नोट कर लें। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक लंबी कूद में व्यक्ति कूदने से पहले दौड़ता है क्योंकि दौड़ने से ऊर्जा प्राप्त होती है? नहीं, संवेग प्राप्त होता है। हम संवेग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा संवेग प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और फिर जमीन पर गिरता है, तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? देखिए, जो हमारी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है mgh। अब सबसे ऊपर जब हम फेंकेंगे तो जहाँ पर हमारा h मैक्स होगा, मतलब अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा, वहाँ पे हमारी स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका सही उत्तर होगा अधिकतम ऊंचाई पर। एक जेट इंजन संरक्षण नियम पर कार्य करता है। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया है, ये रेखीय संवेग पे काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये रॉकेट है, इसके अंदर हम फ्यूल भर देते हैं और फ्यूल टैंक में से गैसें निकलती हैं, इस तरीके से गैसें निकलती हैं और वो प्रेशराइज करती हैं और रॉकेट हमारा ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है। तो ये संवेग संरक्षण का नियम होता है। अब आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिफ्ट में भारीपन महसूस होता है जब लिफ्ट, देखिए भारीपन की बात हो रही है,
तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया ग्रेविटेशन में, लिफ्ट में गति, आप उसको जाके देखिएगा, मेरे चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है। तो उसमें मैंने चारों केस बताए हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा जब लिफ्ट ऊपर जाना आरंभ करती है तब हमको भारीपन महसूस होता है, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो देखिए उस समय जो हमारा भार होता है वो mg+a हो जाता है, जो हमारा भार होता है। अब ये कैसे होता है आप एक बार जाके वो हमारी वीडियो देखें और हमारे सारे केसेस को स्टडी करें जो मैंने समझाए हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक हवाई जहाज़ की लिफ्ट, मतलब हवाई जहाज़ की उड़ना किस थ्योरम पर आधारित है? बर्नौलीज़ के थ्योरम पर आधारित है। ये भी मैंने बताया है बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में, और बहुत अच्छे से परिचर्चा की है, मेरे प्रीवियस सीरीज़ में पड़ी हुई है। आई थिंक पार्ट 24 में ही मैंने बताया है, तो आप जाइए और बर्नौलीज़ थ्योरम क्या होता है आप उसको देखिए। देखिए होता क्या है कि ये जैसे हमारा ये हवाई जहाज़ होता है, एक मैं रफ फिगर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे विंग्स लगे रहते हैं और यहाँ पे ये छोटे छोटे फैन होते हैं। तो इस प्रकार से ये हवा उत्पन्न करते हैं कि नीचे की तरफ प्रेशर हाई और ऊपर की तरफ प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। नीचे प्रेशर हमारा हो जाता है हाई और ऊपर साइड में हमारा प्रेशर हो जाता है लो। तो हमारा जो एरोप्लेन है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है और इस प्रकार से हमारा हवाई जहाज़ उड़ता है। तो बर्नौलीज़ थ्योरम पर आधारित है। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वॉशिंग मशीन के कार्य करने का नियम क्या है? देखिए अपकेंद्रण है। अपकेंद्रण में क्या होता है कि जो भारी चीज़ें हैं वो सेंटर से दूर चली जाती हैं और जिनका घनत्व कम होता है वो सेंटर पर इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धुलते हैं तो जब कपड़ा तेज़ी से घूमता है मशीन के अंदर तो जो उसकी गंदगी होती है वो किनारों पर चली जाती है और साफ़ कपड़ा हमारा बीच में रह जाता है और इस प्रकार से हमारा कपड़ा साफ़ हो जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु की गति को दूरी समय ग्राफ पर समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है तो क्या प्रतीत होगा? देखिए अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ और अगर इसको मैं समय से रिप्रेजेंट करूँ और इसको डिस्टेंस मतलब दूरी से वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो देखिए अगर हम 1 2 3 4 हाँ, एक सेकंड पे अगर हम देखें तो जो व्यक्ति है वो पॉइंट ए पर है, 2 पर भी पॉइंट ए पर ही है, 3 पर भी पॉइंट ए पर ही है। ए का मतलब अगर हम इसको देख लें कि अगर यहाँ पर दूरी हमारी 10 मीटर है तो पहले सेकंड पर भी 10 मीटर पर ही है और चौथे सेकंड पर भी 10 मीटर पर ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। तो इसका उत्तर होगा एक शून्य वेग से गति कर रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए अब हम बात कर लें दूरी की, तो दूरी प्रकाश वर्ष से रिलेटेड है, ऊर्जा ये जूल से रिलेटेड है, ध्वनि की तीव्रता ये डेसिबल से रिलेटेड है और आवृत्ति की बात कर लें तो ये हर्ट्ज से रिलेटेड है, ठीक। तो हमारा सही उत्तर होगा 2 3 4 1। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मित्रों ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की श्रृंखला पसंद आई होगी। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।